दोस्तों नमस्कार। ये पॉलिटी के नोट्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो सबसे पहली बात हम लोगों को पढ़नी है वह है निर्वाचन कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था के तहत राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति पद का निर्माण किया है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में राष्ट्रपति के निर्वाचन शक्तियों आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 तथा 75(1) में किया गया है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु जो है इसमें निर्धारित है, लाभ के पद पर न हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उसके बाद है कि ये संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देख ले तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, 56 में है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, 57 में है पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, 58 में है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता। ठीक है, अब हम लोग निर्वाचन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति जो स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। इसे 1992 में 17वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ा गया था। अब निर्वाचन प्रक्रिया को देखें तो मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है। नामांकन हेतु उम्मीदवार 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्य में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, 50 प्रस्तावकों और समर्थकों की आवश्यकता से संबंधित नियम 1974 में लागू किया गया, जब कई ऐसे उम्मीदवारों जिनमें से कई के जीतने की संभावना भी कम थी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया गया। साथ ही एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 55 के तहत किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होगा। साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया गुप्त मतदान द्वारा होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातों का उल्लेख राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है। इसके तहत जब कोई सभा भंग हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। साथ ही निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों का अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर डाले गए वोटों के मूल्य की गणना की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 56(4) के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों के उतने मत होंगे जितने कि 1000 गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या का उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या में भाग देने से आए। जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं यह है कि अगर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य देखें तो कितना होगा, तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला है राज्य की जनसंख्या। ठीक है, इसको भाग देंगे डिवाइडेड बाई राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। ठीक है, और गुने 1/1000 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के एक सदस्य का मत का मूल्य है। ठीक है, उसके बाद है कि संसद के उन सदस्यों को जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं प्रत्येक को उतने ही मत मूल्य देने का अधिकार होता है जितना राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की प्राप्त मूल्य को संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या में से आए। अर्थात अगर एक सांसद का मूल्य अगर हम देखें मत मूल्य
तो सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को जोड़ देंगे और बटा भाग देंगे किससे, तो दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों से भाग दे देंगे, ठीक है, वही मत मूल्य आएगा एक सांसद का। उल्लेखनीय है कि उम्मीदवार को तभी निर्वाचित माना जाता है जब वह कुल मत का 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, अर्थात राष्ट्रपति पद के 4 उम्मीदवार हैं तो प्रत्येक मतदाता अपने मतपत्र के प्रत्याशियों के नाम के आगे 1 2 3 4 चिन्ह लगाकर वरीयता का प्रदर्शन करता है। प्रथम बार केवल प्रथम वरीयता की गणना होगी। यदि किसी एक उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार को मिले कुल मतों से अधिक प्राप्त हो जाते हैं तो वह, ठीक है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि उम्मीदवार प्रथम गणना में निर्वाचित नहीं होता है तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निकाल दिया जाता है। इस उम्मीदवार के द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार में बांट दिए जाते हैं। यही प्रक्रिया जो है उम्मीदवार को विजयी घोषित करने तक चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो जो है हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन की विधि क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 61 यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, यह वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है तथा दूसरे सदन में लाया जाता है। पुनः दूसरा सदन भी क्या है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है। तो तत्काल समय से राष्ट्रपति को अपने पद जो है त्यागना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया जो है महाभियोग कहलाती है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी तक किसी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों को, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इस चार्ट में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, आपात शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कार्यपालिका की शक्ति क्या है। तो इसे देखें अनुच्छेद यहाँ देखें कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली के साथ साथ लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रपति होगा जो जनता के मध्य से निर्वाचित होगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को देखें तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के साथ करता है। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ और आयोगों के गठन संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 द्वारा प्रदान किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन करेगा। साथ ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तथा उनकी अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जैसे भारत के महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों आदि, ठीक है। संविधान ने राष्ट्रपति को विभिन्न आयोगों को गठित करने की शक्ति भी प्रदान की है। इसके तहत वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, संघ और राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन की शक्ति दी गई है। तो ये सभी शक्तियाँ कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है। इसलिए इसे कुछ विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। इसके तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करने, सत्रावसान करने या लोकसभा को विघटित करने, दोनों सदनों
या एक सदन को संदेश भेजना, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों एवं लोकसभा में 2 सदस्यों, अभी तो ख़त्म कर दिया गया है, ये 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन वाला इस ख़त्म कर दिया गया है। तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का भी, मनोनयन करने का भी अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, तो विधायी शक्तियाँ भी हैं। न्यायिक शक्तियों में देखें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति को ने केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है, बल्कि किसी अपराध के लिए ठीक है, दोषी ठहराए गए उस व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने का भी अधिकार देता है। ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को निम्न मामलों में प्राप्त है, जैसे कि दंडादेश सैनिक न्यायालय ने दिया हो। ठीक है, दंडादेश ऐसे अपराध के लिए दिया गया हो जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तथा दंडादेश मृत्यु है। तो ये न्यायिक शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। वित्तीय शक्तियों को देखें तो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय मामलों में विधायिका पर न केवल अंकुश लगाना है बल्कि निर्देश देना भी है। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व्यय का विवरण रखता है। इसके अलावा संचित निधि पर भारित कोई भी विधेयक या धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, अनुदान हो, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से सदनों में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 283 राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि पर नियंत्रण दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपातकालीन परिस्थितियों से निपटान करना। तो हमने वित्तीय शक्तियाँ भी देखा। सैन्य शक्तियों के बारे में देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, वह तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्तियाँ प्राप्त है, किंतु इन तमाम शक्तियों का प्रयोग संसद की सहमति द्वारा ही कर सकती है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद है कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियों को देखें तो इसमें क्या है कि भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति समस्त राजनयिक कार्य, जैसे कि विदेशों में स्थित दूतावासों हेतु राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों का प्रमाण पत्र स्वीकार करना आदि करता है। इसके अलावा विदेशों से होने वाली जो संधियां हैं, समझौते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित होते हैं। ठीक है, तो ये हैं। अब हम लोग देखें आपात शक्तियों के बारे में। तो भारतीय संविधान द्वारा 3 प्रकार की आपात शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं। अनुच्छेद 352, तो इसके तहत क्या है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय यह आपात शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत शासन जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब। और जो वित्तीय आपातकाल है यह देखते हैं 360। ठीक है, देखिए ये तो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और ये जो वित्तीय आपातकाल है। तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जब वित्तीय साख जो है खतरे में पड़ जाए तब। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, तो एक तो परिचय हमने पढ़ा, इसमें योग्यता, संवैधानिक प्रावधान जो भी थे वो सब, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसका भी अध्ययन किया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों को, और विभिन्न प्रकार की शक्तियों को पढ़ा, जिसमें कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, कूटनीतिक और राजनयिक शक्तियाँ और आपात शक्तियाँ, इन सभी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।